सो आज हमारी है क्लास नंबर 34 और जो कि लास्ट क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। और आज हमारा कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन हमने पढ़ लिया। और आज देखेंगे जो भी मुख्य जनजातीय आंदोलन हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, मतलब उसमें, तो वो वाले पढ़ेंगे। तो पहला आता है इसमें सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो कि हुआ था 1770 में। ठीक है। ये हुआ था बंगाल में और इसका जो कारण था अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्राओं पर रोक लगा दी थी। और 1770 में ही अकाल अकाल था तथा इसके प्रति अंग्रेजों की उदासीन नीति थी। सो इसकी मतलब जानकारी का मतलब, ये तो बहुत पुराना वो आंदोलन, तो इसका जानकारी का स्रोत क्या है? इसकी जानकारी का स्रोत है बंकिम चंद्र चटर्जी का एक आनंद मठ का उपन्यास है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। और एक लंबे अभियान के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है। सन्यासी विद्रोह। अब एक आता है दूसरा, फकीर विद्रोह, जो कि 1776 से 1770 तक था। ये भी बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेता थे उसका नाम था चिराग अली, मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है। तो एक ये विद्रोह हुआ था जनजातीय आंदोलन, इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पता है कि मतलब ये हुआ था। एक हुआ था खांसी विद्रोह। इसका टाइम पीरियड देखिए मतलब कितना पुराना है। ये हुआ था 1829 में। ठीक है। सो ये हुआ था असम में, जो वर्तमान में मेघालय है। असम, पहले मेघालय, असम टोटल असम का ही पार्ट था। तो इसका जो कारण था वो था अंग्रेजों ने जो खासी पहाड़ी तथा सिलट के बीच एक सैनिक मार्ग बना रहे थे तथा इस जनजाति के लोगों से ज़बरदस्ती काम किया जा रहा था। तो ये उसका विरोध कर रहे थे। और जो इसके नेता थे वो थे तीरथ सिंह, खांसी विद्रोह के। फिर एक आता है कोल विद्रोह। और ये हुआ था 1831 में। ठीक है। 1831 में हुआ था। और ये हुआ था छोटा नागपुर, छोटा नागपुर वो जगह है वहाँ पे। तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने इनके जो मुखिया थे मुंडा से भूमि छीनकर मुस्लिम तथा किसानों को दे दी थी। और यह विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? रांची, हजीराबाद, पलामू और मानभूम क्षेत्रों में फैल गया ये वाला। तो इसके बारे में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, कोल विद्रोह। और एक होता है संथाल, संताल विद्रोह। ठीक है। ये हुआ था 1857 में, क्रांति से एक साल पहले। तो ये क्या हुआ था, भागलपुर जो कि बिहार में है, वहाँ से राजमहल के बीच का एक क्षेत्र था, दामन को। ठीक है। और उस वह एक तरह से संताल बहुल क्षेत्र था। और वहाँ के जो नेता थे वो सिंधु सिंधु और कानू। ठीक है। और जो सरकार ने इनकी जो अलग संथाल परगना की मांग, और वो कर रहे थे कि अलग एक वो बनाया जाए। ठीक है, संथाल क्षेत्र बनाया जाए। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, सरकार थी उस टाइम, उन्होंने इनकी मांगों को वो नहीं कर पाए, माना नहीं। ठीक है, ढंग से पहले तो। फिर बाद में जो इनकी जो मांग थी, फिर धीरे धीरे जो ये आंदोलन फैला तो अंग्रेज़ों ने इनकी मांग मान ली और धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। फिर आता है एक हमारा मुंडा विद्रोह, जो कि हुआ था 1899 से 900, और छोटा नागपुर क्षेत्र के साइड हुआ था। और इसमें जो बिरसा मुंडा थे, इसके जो आंदोलन के नेता थे, उसका नाम बिरसा मुंडा था। और बिरसा मुंडा की उपाधि थी अल गुलान। ठीक है। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। और इस विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी, ईसाई मिशनरीज और जागीरदारों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया गया था। मुंडा, तो ये एक प्रकार से मुंडा विद्रोह था। फिर एक आता है कोरा मलया विद्रोह। ठीक है। ये हुआ था 1900 में। ठीक है। और इसका जो क्षेत्र था वो विशाखापट्टनम का, वर्तमान विशाखापट्टनम है वो उसका क्षेत्र था। और तो क्या हुआ था, कोरमल्ला ने स्वयं को पांडवों का अवतार घोषित कर दिया। और यह आश्वासन दिलाया कि बांसों की बंदूकों को, यह बंदूकों को पानी पानी में बदल देगा। और इसने अपने अबोध बेटे को भगवान कृष्ण का भी घोषित कर दिया था। ठीक है। और अंग्रेजों के खिलाफ ये वो था आंदोलन। एक था खोंड विद्रोह, जो कि हुआ था 1837 से 56 के बीच में। और ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक
और मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला था। और जो इसके नेता थे खोंड विद्रोह के, एक था चक्र बिसोई, एक राधा कृष्ण और दंडसेन नाम से। और जो इस विद्रोह के उत्पन्न होने के कारण थे वो कारण ये थे कि मतलब अंग्रेजों ने मानव बलि के प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। और सरकार ने नए कर लगाए थे और इनके क्षेत्रों में जमींदारों और महाजनों का प्रवेश कर दिया था। और ये जो तीन चीज़ करी थी अंग्रेजों ने, ये तीनों के खिलाफ थे। खोंड खोंड विद्रोह, तो एक ये था खोंड, ठीक है। एक आया, फिर आता है भील विद्रोह, जो कि होता 1812 से 46 के बीच में, ठीक है। तो ये जो वो था क्षेत्र, ये खानदेश क्षेत्र था महाराष्ट्र के आसपास। और जो इसका नेता थे उनका नाम था सेवरम, ठीक है। ये विद्रोह 3 चरण में फैला, भील विद्रोह बेसिकली। पहला चरण तो ये था 1812 से 1819, ठीक है, 1819। फिर 1825 से 31, और 1831 से 46 के बीच में, ये 3 चरणों में मतलब हुआ था ये वाला। फिर एक आता है, एक और विद्रोह होता है, वो होता है किट्ठूर किट्ठूर विद्रोह, जो कि हुआ था 1824 में हुआ था। और जो किट्ठूर था वो कर्नाटक में था। तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जो किट्ठूर की रानी थी चेन्नम्मा चिनप्पा, और के चिनप्पा के पुत्र की, मतलब उसके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करा था। रियल पुत्र था नहीं, लेकिन जो उसकी वो रानी थी, उन्होंने एक वो लिया था, अडोप्टेड सन करा था, लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं। इसीलिए एक रायप्पा की मदद से चेन्नप्पा ने एक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और धारवाड़ के कलेक्टर की हत्या कर दी गई इसमें। और किट्टूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया अंग्रेजों ने इसका। और इस विद्रोह को फिर दबा दिया गया। किट्टूर विद्रोह ये है 1824 में, ठीक है। फिर एक होता है घोड़जी बाग विद्रोह। तो जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तो घोड़जी बाग ने मैसूर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बात कब की, 1799 की, 1799 की। तो इस विद्रोह में नियंत्रण करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं को ब्रिटिश नेता का मतलब ब्रिटिश जो सेना थी उसका नेतृत्व करा। और लड़ते समय घोड़जी बाग की मृत्यु हो गई। बस इतना ही है इसमें। मैसूर का विलय तो कर ही लिया था उसमें, सब्सिस्टिटरी अलायंस में, लॉर्ड वेलेजली ने। फिर एक होता है, एक और है दीवान वेला टम्पी विद्रोह, जो कि हुआ था 1805 में। इसमें क्या हुआ, इसमें था जब बेलेजी ने 1805 को त्रावणकोर को महाराजा के सहायक संधि करने पर विवश कर दिया, मतलब सब्सिडरी अलायंस के लिए, मतलब उसको विवश कर दिया त्रावणकोर के महाराजा को। तो महाराजा जो था वो जो शर्त थी संधि की उससे मतलब खुश नहीं था, और इसीलिए सहायक मतलब जो सहायक संधि करने से आनाकानी कर रहा था, और यह धन बकाया होता चला जा रहा था। फिर अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत घृणतापूर्वक था वहाँ पे, जो वहाँ पे नियुक्त किया गया था। फलस्वरूप दीवान वेला टम्पी ने विद्रोह कर दिया वहाँ के, उसने उसका दीवान था, और जिसने नायर बटालियन ने अपना उसको समर्थन दिया, और अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना का विद्रोह दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। और फिर जो फांसी के बाद जो बेला टम्पी थे उनको चौराहे पर लटकाया गया था इसमें। एक ये है, और एक है पाइक विद्रोह। ये था उड़ीसा में 1817 में, और इसके नेता थे बक्सी दीनबंधु। और पाइक उन लोगों का आता है जिन्हें युद्ध के बदले भूमि दी जाती है, ठीक है। पाइक विद्रोह ये था। और एक फिर आता है पागलपंथी विद्रोह, ठीक है, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। और ये बंगाल में अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। और ये इसके नेता थे करमशाह और टीपू। इसमें बस थोड़ा सा नाम वाम पूछा जाता है, ज़्यादा बारे में पूछा नहीं था। और एक आता है फरायजी विद्रोह, जो कि बंगाल में ही था, और इसके जो नेता थे सैयद उल्ला खां और दादू मियाँ। और कालांतर में जो फराएजी आंदोलनकारी है वो वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन थे। अब हम कुछ देखेंगे, कुछ 2-3 टॉपिक हैं लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उसके बाद ये अपना कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो है कि मतलब कुटीर उद्योगों का पतन क्यों हुआ, ठीक है। ये मतलब क्या कारण थे जो कुटीर उद्योग का वो हो गया, कुटीर उद्योगों का पतन, द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज।
तो क्या हुआ था, भारत में जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुटीर उद्योग के पतन की स्थिति थी। कुटीर उद्योग के पतन के लिए ब्रिटेन की जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, औपनिवेशिक नीतियाँ थी, वही उत्तरदायी थी। क्यों? जैसे कि जो कच्चे माल के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब अधिकांश जो कच्चा माल था वो ब्रिटेन से निर्यात कर जाने लगा, और भारत की जो इसकी उपलब्धता थी, मतलब जो होनी चाहिए ज़रूरत थी, वही कमी होने लगी। अतः कच्चे माल का मूल्य बहुत ज़्यादा होने लग गया और इसमें लागत अधिक आती थी। सेकंड बात, जो कुटीर उद्योग की प्रतिस्पर्धा थी वो ब्रिटिश कारखानों से थी, और ब्रिटिश कारखाने से में मशीनों से उत्पादन होता था। अतः गुणवत्ता और लागत दोनों की दृष्टि से ही जो भारतीय थे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। फिर एक था सरकारी संरक्षण का अभाव था इसमें, मतलब जो कुटीर उद्योग, तो कैसे, जो सरकारी नीतियाँ सदैव कुटीर उद्योग को हतोत्साहित कर देती थी। मतलब उनको वो तो बता रही, मतलब कुछ संरक्षण देती नहीं थी, ठीक है। और सरकार की कभी घरेलू को संरक्षण नहीं दिया, मतलब इसमें एक कारण ये हो गया। एक, दो और तीन हमने कारण। अब चौथा कारण देखते हैं। जो चौथा कारण है वो भारतीय शासक वर्ग का पतन। पहले भारतीय शासक तो इनको वो देते थे संरक्षण, लेकिन जो अब था वो भी एक तरह से अब इनको संरक्षण नहीं दे रहा था। पहले तो वो खरीदार थे इनके जो कुटीर उद्योग के, लेकिन अब तो वो सीधे अंग्रेजी शासन के प्रति मतलब वो था, और वहीं से वो खरीदता था। तो इनका एक तरह से बर्तन यहाँ हुआ। एक था यूरोपीय कल्चर का प्रचलन। जो भारतीय उच्च वर्ग थे, हायर क्लास थे, उनको कुटीर उद्योग में उपभोक्ता हो सकते थे, लेकिन अभी बड़े स्तर पर यूरोपीय वस्तु की मांग में लग गया था जो भी मतलब हायर क्लास था भारतीय। एक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करके बुनकरों पर यह दबाव उत्पन्न करती थी कि वह कंपनी के लिए कार्य करे। उससे बचने के लिए कारीगरों ने अपने सारे अंगूठक तक काट लिए थे, मतलब जो भी है, मतलब ये इस तरह का वो करा था अत्याचार ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। अब इसके जो परिणाम हुए वो क्या हुए? परिणाम सिंपल है, जैसे कुटीर उद्योग का अत्यधिक पतन होने से, अत्यधिक परिणाम इसके रिजल्ट, ठीक है। तो कुटीर उद्योग का अत्यधिक पतन होने से अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए, और लोगों ने रोजगार के लिए गाँव की ओर पलायन कर दिया गाँव से, ठीक है। और इसकी भूमि पर जो बोझ बढ़ गया, और लोग जमीन पर ज़्यादा निर्भर हो गए, और भूमि की उपलब्धता कम हो गई, और भूमिहीनों की समस्या उभरी, जो कि एक नई समस्या थी। सेकंड बात, जो भूमि की कीमतें थी वो बढ़ने लगी, तो साहूकारों ने और महाजनों ने भूमि में निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे कि ग्रामीण जीवन में साहूकारों में घरेलू जीवन में भी साहूकार और महाजनों का हस्तक्षेप बढ़ चुका था उसमें, ठीक है। फिर और तीसरा, जैसे भूमि में निवेश बढ़ने से उत्पादन कार्य में निवेश बंद हो गया, ठीक है। और एक कारण ये था कि भारत में जो उत्पादन गतिविधियां सीमित हो गई थी, इसमें जो आधुनिक उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न आने लगी, और इससे जो गरीबी और भुखमरी की समस्या बढ़ गई। अतः भारत में एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गया। अर्थात क्या हुआ, कच्चे माल पर निर्यात व तैयार माल को बाजार में उपलब्ध हो गया, ये वाला चीज़ हो गई। तो मतलब एक तरह से पहले तो निर्यात करता था, अब आयात ज़्यादा करने लग गया एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। एक होता है, एक और इसका आता है उसको, धन का निष्कासन। धन का निष्कासन क्या था? द ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। तो यह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, मतलब उनका संस्थान था, तो के एक अधिवेशन में दिया, और एक बुकलेट जारी करी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, जो कि लंदन में था, ठीक है। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी निकाली, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एंड वॉन्ट्स एंड मीन ऑफ इंडिया ऑन कॉमर्स ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों को समझाया, मतलब लोगों को, मतलब किस प्रकार, मतलब ब्रिटिश इंडिया भारत को लूट रहे हैं। फिर 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और उसको समर्थन मिला गया। और 1901 में जो गोपाल कृष्ण गोखले ने इम्पेरियल काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव है, उसमें सर्वप्रथम धन की निकासी का सिद्धांत पर बल दिया था। अब था क्या ये धन का निष्कासन सिद्धांत, अब ये भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो मतलब क्या क्या किसने करा? दादा भाई नौरोजी ने करा। 1896 में समर्थन मिला गोपाल कृष्ण गोखले ने इम्पेरियल काउंसिल ऑफ द लेजिस्लेटिव में इसको सर्वप्रथम बल दिया, मतलब इसकी सिद्धांत पर। अब ये था क्या? ये सिंपल सी चीज़ है, जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान धन का एक पक्षीय प्रवाह हो रहा था। अर्थात क्या क्या मतलब था? जैसे धन भारत से ब्रिटेन की ओर तो जा रहा था, लेकिन इसके बदले जो भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, इस धन के निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं इसे। मतलब जा ही रहा है, आ नहीं रहा कुछ भी, जाने जा ही रहा है, ठीक है।
और जॉन जॉन सुलेवन के एक नाम के व्यक्ति रहे हैं। उनके शब्दों में भारत के प्रति ब्रिटेन की आर्थिक नीति वो उस स्पंज की भांति है जो गंगा की नदी से पानी सोखता है और थेम्स नदी में जाकर निचोड़ देता है। तो ये जॉन सुलेवन का मुख्य कथन बोला था उन्होंने इस बारे में। सो धन निष्कासन के विभिन्न रूप भी है, जैसे कैसे और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या थी चीज़ें वो ये थी। एक तो होम एक्सपेंस क्या था इसमें, इसके अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तथा जो 1858 में बाद में लंदन में स्थित इंडिया हाउस के सभी खर्चे कौन देगा, भारतीय देंगे। और रह कहाँ रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं। दूसरी बात, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक के लाभांश का भुगतान, कंपनी के विदेशी कर्ज का भुगतान भारतीय कोष से करना होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी कर्मचारियों का वेतन पेंशन भी भारत ही देता था। सैनिक और गैर सैनिक का व्यय, सरकार ने एक विशाल सेना बना रखी थी जिसका उपयोग साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए करते थे, लेकिन इसका व्यय कौन देता था, भारतीय उठाते थे। सारा साजो सामान ब्रिटेन से खरीदा जाता था जिसका भुगतान कहाँ कौन करता था, भारतीय कोष से किया जाता था। ब्रिटिश निवेशकों को लाभ के रूप में ब्याज की अदायगी, निवेश करने पर घाटे का भुगतान तथा रेलवे, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों में निवेशकों को किया जाने वाला भुगतान भारत करता था। और व्यक्तिगत रूप से व्यापार में जो व्यापार के द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले लाभ 1833 के बाद जो अन्य कंपनियों को छूट दी गई, उन्होंने भारत से जो लाभ कमाया वहाँ, मतलब भारत से बहुत ही लाभ कमाया। भारतीय राजा महाराजा ने नवाबों से उपहार लिए जाने लगे, मतलब उनका तो दादा भाई ने इन्हें एवेल्स ऑफ ईवल्स कहा था। तो इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, पूंजी का निर्माण नहीं हो सका। एक बात, इसका प्रभाव क्या हुआ धन के निष्कासन का, एक तो पूंजी का निर्माण नहीं हुआ, उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, कृषि विकास नहीं हो पाया, फिर जिससे उससे क्या हुआ, अकाल पड़ा, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, समस्या की उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी क्योंकि सारा जो पैसा था वो भारत से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड में जा रहा था, जिसका परिणाम जो कुटीर उद्योग का पतन हुआ। ठीक है। और कालांतर में भारत एक अनऔद्योगिकरण हुआ, मतलब इसमें कोई फैक्ट्री बनी नहीं, सारा काम हम इम्पोर्ट करता था, एक्सपोर्ट कुछ करता नहीं था। तो ये चीज़ें हुई थी। अब एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, कृषि का वाणिज्यकरण। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे जैसे कृषि का वाणिज्यकरण ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी। क्या थी, क्यों थी, कैसे थी। अंग्रेजों ने पूर्व कृषि में एक स्वरूप पहले तो क्या था, आत्मनिर्भरता पर आधारित थी कृषि, जो कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन किया जाता था। और जो किसान था वो अनाज के रूप में भुगतान करते थे। और जिससे लेकिन जब ब्रिटिश खाना आया, कृषि का स्वरूप ही बदल गया। इसके कारण क्या थे, भू राजस्व की उन्होंने बहुत ज़्यादा जो था लेते थे, दर बहुत लेते थे। भू राजस्व नगद में लेते थे, पहले तो देते थे तो उसमें ही खाद्यान्नों में किसान, लेकिन अब नगद नगद लेते थे। और जो भू राजस्व था वो कठोर तरीके से वसूला जाता था। इसीलिए किसान क्या करते थे, नगदी फसल बोने लगे, जैसे कि कपास, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, नील इत्यादि, ताकि ये फसलें मंडी में आसानी से और मतलब जल्दी से जल्दी बिक जाए, ताकि नगद मिले और उनको अंग्रेज़ों को दे दिया जाए। और ब्रिटिश सरकार भी इन फसलों का प्रोत्साहन देती थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका प्रयोग किया जा सके। तो इसके प्रभाव क्या रहे, जो कृषि का वाणिज्यकरण करा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा, इसका परिणाम क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ। इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत में जो खाद्य पदार्थ थे उत्पादन में कमी आने लगी, जिससे कि क्या पड़ा, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, भुखमरी जैसी समस्या तेजी बढ़ने लगी। इससे भारतीय कृषि बाजार की अर्थव्यवस्था जुड़ गई। तो जैसे ही कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चेंज आता, उतार चढ़ाव आते थे, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया की इकोनॉमी में भी दर्शक वो दिखने लगे। ठीक है। और नकदी लेन देन में महाजनी प्रथा को बढ़ावा मिला। वाणिज्यकरण के अंतर्गत तकनीक का तो विकास हुआ नहीं, वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा नहीं दिया गया, सिंचाई के साधनों का प्रयोग नहीं किया गया। और वाणिज्यकरण के स्वरूप कृषि ब्रिटिश उद्योगों के कच्चे माल का एक स्रोत बन गई। ठीक है। और ये जो कृषि का, इसके लाभ क्या हुए, कृषि वाणिज्यकरण के लाभ क्या हुए, लाभ तो किसको होंगे, ब्रिटिश को ही होंगे। जो भारतीय किसान मंडियों से जुड़ गए, सीधे जुड़ गए। ठीक है। और शहरों में अपना उत्पाद बेचने आते थे, शहरों की राजनीतिक विषयों में सूचनाएं गाँव में ले जाते थे। ये तो मतलब थोड़ी नॉर्मल से लाभ है। और किसान में ग्रामीण जनता को राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, इससे थोड़ा बहुत, मतलब जो ये लाभ किसके, मतलब
उसमें देख रहे हैं, हम परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, भारत के मतलब जो भी किसान हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। अब जो भारत अंग्रेजों की आर्थिक नीति का विकास, ठीक है, क्या हुआ था इसमें, ये होता एक था, रजनीपम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारत के साम्राज्यवाद की नीति के 3 चरणों में विभाजित किया। एक तो वाणिज्यकरण, वाणिज्यवादी साम्राज्यवाद, मुक्त व्यापार नीति जो कि 1813 से 58 तक रही थी, ठीक है, और एक थी वित्तीय साम्राज्यवाद जो कि 1858 से 47 तक रहा था, फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म, फ्री ट्रेड पॉलिसी और कॉमर्शियल इम्परलाइजेशन। तो ये 3 फेज रहे थे, उन्होंने एक बताया था। तो अब ये तो 3 फेज रह गए, ठीक है। अब आता है एक सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या पृष्ठभूमि थी, कैसे, सब देखेंगे अभी। तो सांप्रदायिकता, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो भारत में सांप्रदायिकता एक आधुनिक अवधारणा, पहले तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या है, क्योंकि और यह एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का परिणाम है, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत अनेक धर्म संप्रदाय व जातियों के लोग रहते हैं, और इसके बावजूद धार्मिक प्रश्न पर कभी भी जन सामान्य में आपस में लड़े ही नहीं। सांप्रदायिकता समाज के बौद्धिक वर्ग के देन है, क्योंकि जनसाधारण और जनसाधारण केवल उसका वाहक होता है तथा उसके दुष्प्रभावों को भुगतता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्लास का एक देन है, मतलब इनको और तो कुछ मतलब लोगों को तो पता ही नहीं क्या क्या चीज़ होती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल ने बताया इनको। जब कोई व्यक्ति, और ये होती क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय संस्कृति को अधिक महत्व देता है तथा अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ समझता है, जैसे अगर दोनों अपना समझे तो ठीक है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना सोचे ये अपना सोचे, लेकिन ये क्या करता है, ये इससे श्रेष्ठ बताता है अपने आप को और इसको छोटा मानता है, तो तब जो होती है वही होती है सांप्रदायिकता। और यह स्थापित करता है कि अलग अलग संप्रदायों को अपने हितों का विरोधाभास होता है, ठीक है, और उसे समाज एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। दो संप्रदायों के बीच आपसी द्वेष, घृणा, नफरत, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और अंततः यह हिंसक रूप धारण कर लेती है। और इसके उदय के कारण क्या थे, सांप्रदायिकता के कारण, उदय के कारण, ठीक है, उदय के कारण। पहला तो ये था, मुख्य रूप से भारत में सांप्रदायिकता के उदय के लिए ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार है। इतिहास का पुनर्लेखन, इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें एशियंट हिंदू पीरियड, प्राचीन हिंदू काल, और जो मध्य मुस्लिम काल, मध्यम जो है मिडिवल को दिया है मुस्लिम काल, और वो है मॉडर्न आधुनिक ब्रिटिश काल। इसके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि भारत आरंभ से ही अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिज्ञासु रहे हैं और भौतिक जीवन की सदैव अपेक्षा ही करी है, उन्होंने उपेक्षा ही करी है, ठीक है, उपेक्षा ही करी है। और इसमें राजनीतिक जागृति का अभाव रहा है और यह निरंकुश शासन के आदि रहे हैं। मध्यकाल में मुस्लिम के रूप में वर्णन किया, उसे हिंदुओं के लिए, जो मुस्लिम काल था वो हिंदुओं के लिए शोषण और उत्पीड़न बताया। उसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि अंग्रेजों ने हिंदुओं के को इस शोषण से व उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई है, और मध्यकाल को अंधकार, एरा ऑफ डार्कनेस कहा, और ब्रिटिश काल को आधुनिक भारत बताया। जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी वो क्या थी, वो थी जैसे बंगाल विभाजन करा, प्रत्येक निर्वाचन पद्धति, इससे कि मतलब दोनों में सांप्रदायिकता बढ़ी। क्या क्या कारण थे, एक थे बंगाल विभाजन करा, बंगाल विभाजन 1905 ने, प्रत्येक निर्वाचन दिया 1909 में, भारतीय समाज में अंतर्विरोध को सांप्रदायिक स्वरूप दिया, जमींदार वर्सेस किसान, साहूकार वर्सेस किसान, संयुक्त प्रांत में उर्दू के समान स्थान पर देवनागरी हिंदी में लागू किया गया, रोजगार के अवसरों को प्रतिस्पर्धा बना दिया गया। और फिर हिंदू सांप्रदायिकता भी बढ़ेगी। क्या है हिंदू सांप्रदायिकता, उसमें क्या है, जैसे धर्म सुधार आंदोलन के दौरान सभी 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 ने केवल अपने धर्म में सुधार प्रयास किया, दूसरे को धर्म में नहीं करा, खुद को में, और अपने धर्मों की महिमा मंडित की गई। आर्य समाज जैसे संगठनों ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जैसे जो मुस्लिम हो चुके पुनः उनको हिंदू बनाया गया, और मुसलमानों ने इसका जो था हिंदू में, इसमें असुरक्षा का भाव बढ़ा, और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय प्रतीकों का प्रयोग, जैसे गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, राम राज्य की अवधारणा, भारत माता के रूप में पूजा, ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना मध्यकालीन मुस्लिम शासकों से की गई। तो शिवाजी, महाराणा प्रताप को राष्ट्रीय नायकों में के रूप में पेश किया गया। मुस्लिमों को यह भी मुस्लिम जैसे वहाबी आंदोलन ने दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम का नारा दिया। इस्लाम में आई कुरीतियों ने हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया है, ठीक है। और सैयद अहमद खां जैसे लोगों ने भी कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन कहा और मुसलमानों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करा था इसमें। अब देख लेते हैं भारत में था जो सांप्रदायिकता थी, सांप्रदायिकता,
ठीक है, दायित्व का विकास। इसका विकास हुआ था, इसके कुछ चरण हैं, जैसे 1901 से 10, 1910 से 22, 1922 से 29, 1929 से 37 और 1937 से 47। तो जो ये था 1901 में 10 में, इसमें क्या हुआ, इसमें नेगेटिव थिंग्स हुई, जैसे बंगाल विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग बनी, प्रत्येक निर्वाचन बना, तो ये तो कुछ नेगेटिव चीज़ें की होती। इसमें कुछ पॉजिटिव साइड, जैसे कि 1903 में मुस्लिम ने स्वराज की मांग को स्थापित वो कर लिया, 1960 में लखनऊ समझौता हुआ, होम रूल आंदोलन, शिमला खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो इसमें कुछ पॉजिटिव थिंग्स हुई। ठीक है, इसमें इसमें फिर नेगेटिव थिंग्स होगी, जैसे कि कैसे हुई, एक तो मोपला विद्रोह हुआ, दिल्ली में दंगे हो गए, श्रद्धानंद सरस्वती वो हो गए, ठीक है, आरएसएस बन गई। तो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े थोड़े इसमें पॉजिटिव भी रहे, नेगेटिव भी रहे। अब आता 39 से, इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे नेगेटिव चीज़ रही क्या, इसमें मुस्लिम लीगों ने एक अलग राष्ट्र की मांग करी, ठीक है, और ये तो 1939 में तो इन्होंने एक मुक्ति दिवस भी मनाया था इसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सांप्रदायिकता के बारे में कहा गया है। तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और हम लास्ट क्लास में ये भी देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। एक मोटा माटी देख लेते हैं कैसे कैसे हमने पढ़ा है और सिलेबस कैसे कंप्लीट करा। तो सबसे पहले हमने तो स्टार्ट करा था कंपनियों का आगमन, जिसमें पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डैन ऑफ फ्रेंच वगैरह हो गए, और वो हो गए स्वीडन हो गए। तो कंपनियों का आगमन के बारे में देखा, और उनके जो भी वो हुए थे युद्ध वगैरह हुए थे उनका देखा, ठीक है। फिर देखा हमने लेटर मुगल्स, फिर देखा हमने मराठा के बारे में जाना, तो फिर जाना हमने बंगाल के बारे में, जो भी मुख्य मुख्य रियासत थी उनके बारे में जाना। बंगाल के बाद पंजाब के बारे में जाना, पंजाब के बाद जाना हमने जो भी डिफरेंट एक्ट्स थे उनका मोटा माटी देख लिया। फिर सातवें में देखा जो वो गवर्नर जनरल थे डिफरेंट, उनके टेनर के बारे में, मुख्य मुख्य जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में देखा। और फिर जाना इन दोनों को मिला के एक डिटेल में पढ़ा हम दोनों ने, मतलब हमने सब ने। फिर नौवा टॉपिक हमने पढ़ा 1857, 18 सॉरी ठीक है, नौवा टॉपिक पढ़ा हमने 1857 की क्रांति, जिसमें हमने देखा उसके कारण क्या थे, उसके वो प्रभाव क्या थे, ठीक है, और उसका स्वरूप कैसा था क्रांति का, स्वरूप के बाद उसके असफलता के कारण क्या थे। फिर 10वां टॉपिक हमने पढ़ा सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। ये देखा, इसमें क्या क्या देखे हमने, इसमें देखे इसके कारण देखे, समाज सुधारक जो भी अलग अलग समाज सुधारक थे उनके बारे में देखा, प्रभाव उनका प्रभाव क्या हुआ, स्वरूप देखा, और इनके वो कैसे वो सफल हुए, तो सफल हुए या सफल नहीं हुए उनके बारे में जाना। फिर ये 10वां टॉपिक हो गया। फिर हमने 11वां टॉपिक में देखा जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसका कारण देखा, परिणाम देखा, प्रकृति देखी उनकी। फिर जो कांग्रेस से पहले जो भी प्रारंभिक संघ राजनीतिक संगठन थे उनके बारे में जाना, 13वां। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के चरण देखे हमने, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, और जो भी इसमें महत्वपूर्ण वो भी घटनाएं हुई थी वो वाले देखा। और इसके 3 चरण मुख्यतः 3 चरण पढ़े हमने। पहला था 1885 से 1905 तक जो कि नरमपंथी युग था, 1905 से 1919 तक जो कि गर्मपंथी युग था, और 1990 से 1947 जो कि गांधीवादी युग था, ठीक है। 3, और इसमें जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में हमने जाना इस दौर के बीच में, राष्ट्रीय आंदोलन के बीच में भी, ठीक है। फिर हमने देखा भारत के जो क्रांतिकारी हैं, 13वां टॉपिक ये था। अब 14वां टॉपिक क्या था, भारत के जो क्रांतिकारी हैं, भारतीय में क्रांतिकारी आंदोलन, इसके पहला चरण देखा और सेकंड चरण देखा जो भी हुआ था, ठीक है। ये 13 ही है ना, हाँ, लेट मी चेक, 14, ये 14 नंबर टॉपिक देखा। और 15वां हमने देखा भारत में साम्यवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन देखा। 16वां देखा भारत में किसान आंदोलन, ठीक है। 17वां देखा जो भारत में जनजातीय आंदोलन हुए उनके बारे में देखा, ठीक है।
फिर 18वां कुछ टॉपिक पढ़े, जैसे सांप्रदायिकता क्या होती है और वो कुटीर उद्योग का वो कैसे ख़त्म हुआ। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे और आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है कोर्स। अब हम नेक्स्ट नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।